नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेका 2.0 पर वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है वीरेंद्र यादव और गेट 23 की रिवीजन सीरीज में हम लोग थर्मोडायनेमिक का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज ये लेक्चर नंबर दूसरा है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ और उसके आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आज का है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको जो है दिया था R.H. फॉलर ने। R.H. फॉलर ने दिया था 1991 में। 1991 में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक R.H. फॉलर के द्वारा दिया गया था। इसका स्टेटमेंट तो आप सभी को पता ही होगा कि व्हेन अ बॉडी A is in thermal equilibrium with a body B and body B is in thermal equilibrium with another body C separately। तो separately यहाँ पर important term है, इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि अगर कोई बॉडी A है और वो बॉडी B से कांटेक्ट में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी B किसी तीसरी बॉडी C के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अलग अलग हम ये बात कर रहे हैं, तब हम ये कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि बॉडी A और बॉडी C ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि जैसे अगर कोई बॉडी है A, कोई बॉडी A है, ये एक बॉडी B है, इसके साथ किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब इसके साथ अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब बॉडी A और बॉडी B का जो टेम्परेचर है वो क्या है? सेम है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और बॉडी B, ये बॉडी B एक तीसरी बॉडी है C, इसके कांटेक्ट में अगर हम देखें रखते हैं तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों भी आपस में क्या हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी A और C भी किसमें होंगी? बॉडी A एंड C विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बॉडी A एंड C विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको एक आप लोग डायग्राम से समझते हैं, जिससे आप लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं डायग्राम से। डायग्राम क्या होता है? आप लोग ऐसे बनाते हैं कि बॉडी A है और ये बॉडी B है और यही बॉडी क्या है? C से कांटेक्ट में है। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी A और C ये दोनों क्या हैं? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर बॉडी A और B यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है, यहाँ पर भी टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर दोनों का सेम ही होगा। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताता है। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को देता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या इट गिव्स concept of it gives concept of thermal equilibrium। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। और यहाँ पर ये जो बॉडी B है, ये आप देख रहे हैं बॉडी B, ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। किस तरीके से? कि एज अ थर्मामीटर। जैसे आप लोग जानते हैं कि थर्मामीटर क्या होता है कि आप अपनी बॉडी का अगर टेम्परेचर मेज़र करना चाह रहे हैं तो आपने थर्मामीटर लगाया और मेज़र करके बता दिया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना है। अब उसी थर्मामीटर को एक दूसरे व्यक्ति के बॉडी में लगाकर आप उसका भी टेम्परेचर बता सकते हैं। तो ये क्या बॉडी B की वजह से ऐसा हो रहा है? हम ये कह सकते हैं कि बॉडी B A के कांटेक्ट में है तो ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी B
सी के कांटेक्ट में है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब यार टेम्परेचर का पता ही तो लगा रहे हैं। तो बॉडी बी को आप क्या कह सकते हैं कि ये एज अ थर्मामीटर वर्क कर रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट आप ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी बी विल एक्ट एज थर्मोमीटर तो थर्मोमीटर की तरह वर्क कर रही है बॉडी बी। तो मतलब ये है कि जो तीन बॉडी में हम लोगों ने टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम देखा था जीरोथ लॉ में, उसमें एक बॉडी क्या है, एज अ थर्मोमीटर एक्ट करती है। तो थर्मोमीटर की बात आ गई है, तो थर्मोमीटर में आप ये कह सकते हो कि थर्मोमीटर्स जितने भी होते हैं वो सारे बेस्ड होते हैं किस पे, थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल पे। थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं थर्मोमीटर। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि थर्मोमीटर्स are based on thermometry प्रिंसिपल। ये क्या होते हैं, थर्मोमेट्री प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब थर्मोमेट्री प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं तो थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर एक बात बताइए आप हमको। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनके हेल्प से हम बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बताते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करके बताते हैं। वो जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में आप एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इज अ प्रॉपर्टी which varies with टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो बदलती रहती है वो होती हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। अब कुछ जो थर्मामीटर्स हैं जिनमें हम लोगों को पूछ लिया जाता है कि इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो वो आपको याद रखना होगा। जो कुछ थर्मामीटर्स हैं उनमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनको आपको याद रखना होगा। तो जैसे अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर में आपको ये याद रखना होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो टेम्परेचर को बता रही होगी वेरी करके। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर होते हैं उसमें जो प्रेशर होता है, तो इसमें जो होता है प्रेशर, ये आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। प्रेशर की चेंज से हम मेज़र करके बताते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। तो प्रेशर के वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करें दूसरा, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर का अगर गैस थर्मोमीटर है तो इसमें वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम। तो ये दोनों जो हैं ये आइडियल गैस थर्मोमीटर में आते हैं। आइडियल गैस थर्मोमीटर ये किस में आते हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर में। अब आइडियल गैस थर्मोमीटर में आते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, MRT। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये भी कांस्टेंट, ये दोनों भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अगर आप चेंज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में आप ये कह सकते हो कि जो प्रेशर है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में जो वॉल्यूम है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में आपको याद रखना है जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है ये आपको
टेम्परेचर को मेज़र करता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोकपल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ईएमएफ जो हो जाएगा वो होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मरकरी और अल्कोहल गैस थर्मोमीटर की बात अगर आप करें, मरकरी और अल्कोहल गैस थर्मोमीटर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो लेंथ होता है, जो वॉल्यूम, आप जो बुखार डॉक्टर्स, आप कहीं भी आप अगर जाओ फीवर चेक करवाने, तो डॉक्टर जो थर्मोमीटर निकालते हैं वो उसमें मरकरी फील्ड होता है। तो मरकरी ये फील्ड होता है, तो जब भी वो आपकी बॉडी पे थर्मोमीटर लगाते हैं, तो जो मरकरी की हाइट होती है, मरकरी की जो लेंथ होती है थर्मोमीटर में, उस लेंथ के चेंज होने पर वो मेज़र करते हैं कि कितना जो है लेंथ बढ़ा है, तो किस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है मरकरी का लेवल, उससे आपको वो मेज़र करते हैं टेम्परेचर। तो मरकरी में आप कह सकते हो जो लेंथ होता है, लेंथ वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, या आप उसके वॉल्यूम को भी कह सकते हो, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल पायरोमीटर में जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये भी एक तरीके का थर्मोमीटर ही है। इसमें मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशंस होते हैं, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, ये भी क्या होता, ये बताते हैं टेम्परेचर के चेंज को। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ये टेम्परेचर के चेंज को बताते हैं, जिससे इसमें हम कह सकते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर के लिए जो स्केल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेम्परेचर स्केल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो टेम्परेचर स्केल में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेल्सियस स्केल जो भी है, जो सेल्सियस ने दिया था, सेल्सियस साहब ने जो भी स्केल दी थी, उसमें आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया था। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि कहाँ से आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्होंने कहा कि आइस पॉइंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम पॉइंट है। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सेल्सियस स्केल है, ये आर्बिट्रेरी स्केल है। आर्बिट्रेरी मतलब ऐसे ही ले लिया गया कि भाई बहुत ठंडा है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो बहुत कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो 0 ले लिया। तो आइस बर्फ सबसे कम पैमाना, सबसे ठंडा, सबसे कम टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बहुत तेज वाटर को अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा, फेस चेंज होने लगेगा। तो जब बॉयल होने लगेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर उनको 100 समझ में आया, तो उन्होंने क्या लिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से सेल्सियस स्केल जो होती है उसमें जो 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं, वो आइस पॉइंट होता है एक, और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाउ अब फ़ारेनहाइट साहब ने क्या कहा कि फ़ारेनहाइट साहब ने कहा कि आप जो डिग्री सेल्सियस में है उसको फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्जन के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। डिग्री टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में आपको फाइंड करना है तो आपको इसमें क्या करना होगा कि 1.8 टाइम्स टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 ऐड करना होगा, और आप फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। केल्विन स्केल, तो केल्विन साहब ने कहा कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में सेल्सियस साहब के जो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के 2 रेफरेंस पॉइंट वाले टेम्परेचर्स थे, उनमें अगर आप 273.15 ऐड कर देंगे तब आप केल्विन स्केल पर आ जाएंगे। अब आपका जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन टेम्परेचर कहलाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेसिक आपको इतना याद रखना है कि ये जो फार्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है 1.8 T इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे 273.15। जनरली सभी को पता होता है ये चीज़ें। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला कि रेफरेंसेस क्या हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के। तो जो टेम्परेचर मेजरमेंट के रेफरेंसेस हैं उसमें 2 रेफरेंस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सेल्सियस के स्केल आएंगे। तो सेल्सियस का स्केल 2 रेफरेंस पॉइंट पे वर्क करता है, जिसमें पहला जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जो केल्विन स्केल है
इसमें सिंगल रेफरेंस पॉइंट, अगर आप सिंगल रेफरेंस पॉइंट से मेज़र करना चाहते हैं तो जो सिंगल रेफरेंस पॉइंट टेम्परेचर होता है वो होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि सिंगल रेफरेंस पॉइंट, वहाँ से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पॉइंट वैल्यू याद रखनी है, पूछ लिया जाता है कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होगा? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को अगर आप केल्विन में बदलेंगे तो कितना होगा? तो केल्विन में आप कन्वर्ट यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा केल्विन में? तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273.15 ऐड करना है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 0.01 प्लस 273.15। तो ये किस में आ जाएगा? केल्विन में। तो केल्विन में जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है वो कितना हो जाएगा? 16 केल्विन। 16 केल्विन। तो 16 केल्विन ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर है। इसमें केल्विन में ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये किस में है? केल्विन में 273.16। या वैल्यू आपको याद रखनी है, या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की बात आ गई तो वाटर के लिए, तो यहीं पर आप एक वैल्यू और याद रखिए कि जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है वाटर का, जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ऑफ वाटर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो 611.97 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। या आप इसी को mm ऑफ एच के फॉर्म में देखना चाहें तो mm ऑफ एच के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 4.587 mm ऑफ एच, इसके फॉर्म में mm ऑफ एच के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं ट्रिपल पॉइंट प्रेशर तो आप लिख सकते हैं 4.587 mm ऑफ एच और 611.97 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये फैक्ट याद रखने हैं। तो टेम्परेचर स्केल में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो यूनिट कन्वर्जन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, सारे यूनिट कन्वर्जन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि प्रेशर की डिफिनेशन क्या होती है। तो प्रेशर की डिफिनेशन के बारे में अगर आप बात करें तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, सभी लोग जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो किस में होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो F है ये क्या है? नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, और ये क्या है? एरिया है। तो ये न्यूटन पर। तो अब बात आती है कि यहाँ पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को एक जगह लिख लीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 1 पास्कल। पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है, आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर पास्कल की बात आ गई तो 10⁵ पास्कल जो होता है वो होता है 1 बार के बराबर। 1 बार के बराबर 10⁵ पास्कल क्या होता है? 1 बार के बराबर होता है। अब 1 मेगा पास्कल की बात कर लो
1 मेगा पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल को आप कैसे लिख सकते हो, 10 टू द पावर, मेगा का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6 पास्कल। और किलो पास्कल की बात करो तो 10 टू द पावर 1 किलो पास्कल, 10 टू द पावर 3 पास्कल। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें तो वो होता है 1.01325 बार। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है 1.01325 बार होता है। और एमएम ऑफ एचजी के टर्म में अगर कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो 760 एमएम ऑफ एचजी जो होता है वो होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर आप बात करें एमएम ऑफ एचजी के टर्म में तो 760 एमएम ऑफ एचजी होता है एक एटमॉस्फेरिक के बराबर। और 1 एमएम ऑफ एचजी जो होता है 1 एमएम ऑफ एचजी जो होता है 1 टॉर के बराबर होता है। टॉर का मतलब टॉरिसिली भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर की यूनिट को बताया था। 1 एमएम ऑफ एचजी बराबर उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया है 1 टॉर। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 1 पास्कल सेकेंड बहुत ही पूछा जाता है कि 1 पास्कल सेकेंड, छोटे जो एग्जाम्स होते हैं तो 1 पीएसआई किसके बराबर होता है। 1 पीएसआई की बात अगर करें हम तो वो किसके बराबर होता है, तो आपको वो वैल्यू याद रखनी है कि 1 पीएसआई जो होता है वो होता है 0.01 psi इज इक्वल टू होता है 0.0680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 psi क्या होता है 0.0680 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यहाँ पर इतने सारे प्रेशर के यूनिट है जिनको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो कंफ्यूजन ना होनी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इक्वलेंट प्रेशर अगर हम देखें किसको किसके बराबर लिखा जा सकता है तो यहाँ से आप एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं कि जितने भी प्रेशर्स हैं ये सारे इक्वलेंट के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये किसके इक्वलेंट होता है 760 mm ऑफ एचजी के इक्वलेंट होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आप 100 किलो पास्कल इसके इक्वलेंट लिख सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं 1 बार, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.1 मेगा पास्कल। इसी को आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही लिख सकते हैं 6959 पास्कल सेकेंड पीएसआई। तो आप सीधे सीधे इस लाइन को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो भी आप यूनिट कन्वर्जन में गलतियां नहीं करेंगे। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल आप कह सकते हैं कि सिस्टम जहां से चला वहीं पर वापस आ गया तो वो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो किसी सिस्टम में इनिशियल और फाइनल स्टेट जो होती है अगर वो सेम है तो आप कह सकते हो कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल में आप इस तरीके से एक पॉइंट आप याद रख सकते हो कि इफ सिस्टम रिटर्न्स to its initial state
from which a process has started, जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वहीं पर वो वापस रिटर्न आ गया, तब आप कह सकते हो कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, जिससे आप यहां पर लिख सकते हो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम। तो आप कह सकते हो कि सिस्टम क्या है, इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि कोई सिस्टम है, इसका अगर हम एक पीवी डायग्राम पे आपको प्लॉट करें, सॉरी ये पी और ये वी है यहाँ पर, तो सिस्टम मान लेते हैं कि यहाँ से इसमें एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो प्रोसेस 1 2 और 2 के बाद ये फिर से वापस आ गया 1 पे, तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में आप इतना चीज़ याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल, इसके बाद जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपको ये लगता है कि हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।